ये पूछिए। सर हम इसको क्यूब क्यों कहते हैं? रेक्टिलिनियर वन क्यूब जैसे हम कह रहे हैं, टू क्यूब, थ्री क्यूब। जब हम मैथमेटिक्स में कुछ डेफिनेशंस करते हैं ना, जी तो हम उनको जनरलाइज कर लेते हैं चीजों को। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी स्फीयर। जी स्फीयर जो है, जो नॉर्मल जिसे हम स्फीयर समझते हैं अपनी जुबान में, वो स्फीयर होता है एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है फुटबॉल की तरह का। ठीक है। जी लेकिन सर। जब मैथमेटिक्स में हम कहें कि जी ये, उसको हम कहते हैं कि ये टू डायमेंशनल, हम उसे टू स्फीयर कहते हैं। जब हम उसे कहें कि वन स्फीयर, तो वन स्फीयर का मतलब होगा एक सर्कल। ठीक है। हम थ्री स्फीयर अब ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लिमिटेशन ये है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं वो थ्री डायमेंशनल है। हम कोई भी ऐसी चीज जो थ्री डायमेंशनल से बियॉन्ड ड्रॉ हो, उसको विजुलाइज या ड्रॉ करके उसको विजुलाइज नहीं कर सकते, उसकी पिक्चर अपने जहन में नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा महदूद है ना, लिमिटेशन है थ्री डायमेंशन। इसलिए हम उस चीज को मैथमेटिकली टैकल करते हुए एक जनरलाइज डेफिनेशन दे देते हैं कि जी ये टू स्फीयर है, ये वन स्फीयर है, ये थ्री स्फीयर है, ये फोर स्फीयर है। इसी तरह हम क्यूब को भी वन क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब या फोर क्यूब कहते हैं। तो सर इन्हीं क्यूबिकल चेन्स की मदद से हम आगे इंटीग्रेशन की लिमिट्स लेते हैं। जी जी जी। सर यही क्यों यूज़ करते हैं? मतलब डायरेक्ट हम लिमिट्स भी तो ले सकते हैं। नहीं नहीं, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन तो आपको इन एनी केस चाहिए होती है ना। जब डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो यू नीड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वो लिमिट ऑफ जी इंटीग्रेशन के लिए आपको बाउंड्रीज चाहिए, और बाउंड्रीज जो है मैनीफोल्ड के ऊपर हम उनको क्यूबिकल चेन्स कहते हैं। ठीक सर। और सर वो जो हम मैपिंग ड्रा करते हैं अल्फ़ा फ्राम यू टू एम, उसमें जो यू जो होता है वो एक नेबरहुड है, लेकिन यू सर हम जो है उसको वो कह रहे हैं। रेक्टिलिनियर पी क्यूब है, जो यूक्लिडियन स्पेस पे पी क्यूब। जी सर, उसको ये हमने कहा यू है ना कि वो वाला क्लोज नेबरहुड नेबरहुड। नहीं है, ये पी क्यूब है यू। जी। सर क्लोज नेबरहुड हम शुरू की जब डेफिनेशन लिख रहे थे वहाँ पे हमने कहा था वो इसको। नेबरहुड का पी मतलब है कि क्यूब। उसके नेबरहुड में जो पॉइंट्स हैं जो एक क्लोज्ड इंटरवल बनाते हैं ना। लेकिन इस नेबरहुड का मतलब वो नेबरहुड नहीं है जो हम शुरू में मैनीफोल्ड की डेफिनेशन में करते रहे हैं ना। वो और चीज है, ये और चीज है। इन दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। तो सर ये इंटरवल्स का ही नेबरहुड होगा सिर्फ। चीज इंटरवल्स के नेबरहुड, यानी कि उसके और इर्द सर गिर्द जो जो हम पॉइंट्स हैं उनकी बात हो। सर और ओरिएंटेड पी क्यूब का क्या मतलब है सर? कि उसको कोई ना कोई ओरिएंटेशन असाइन की होगी हमने। ओरिएंटेशन आप उसकी स्पेसिफाई करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई एक ओरिएंटेशन उसको देंगे। जी सर। और सर आपने कहा था कि अल्फ़ा डब्ल्यू जो पेयर होता है उसमें अल्फ़ा जो होता है वो सिर्फ ये शो करता है कि कौन सा पी क्यूब है, लेकिन अल्फा सर पी आगे क्यूब को जब शो हम। करता है और डब्ल्यू उसकी ओरिएंटेशन को शो करता जी सर, लेकिन आगे हम अल्फ़ा की जगह जब उनके फेसेस लिखते हैं जैसे अल्फ़ा आई एप्सिलॉन, तो वो तो फेसेस को फिर शो कर रहा है। है। हाँ, अल्फा आई एप्सिलॉन तो फेसिस को शो कर रहा है, अल्फा क्यूब को शो कर रहा है ना। फेसिस की हमें जरूरत उस वक्त पड़ती है जब हमें बाउंड्रीज की जरूरत होती है, तो फिर हम फेसिस को सम अप करते हैं ना। फेसिस बजाते खुद पी क्यूब्स है ना। पी अगर क्यूब है तो उसके फेसिस पी माइनस वन क्यूब्स है, तो बजाते खुद क्यूब्स है। ठीक सर। और सर जो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं हम, उसमें जो हम कहते हैं कि dx1 dx2 अप टू dxp इज इक्वल टू जेकोबियन ऑफ d1 dy1 डिटर्मिनेंट ऑफ dy2। जैकोबियन जी। हाँ हाँ। जी सर। सर इनको हम वॉल्यूम एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, ये dx1 dx2 अप टू dxp ये को? जो भी इंटीग्रेशन के साथ, ये भी बिल्कुल वही बात, जो भी इंटीग्रेशन किसी फंक्शन की एफ डी एक्स आप लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो डी एक्स एक वॉल्यूम एलिमेंट है। वैसे आप इसे लाइन एलिमेंट कहते हैं, लेकिन जब हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये वन वॉल्यूम होगा। डी एक्स डी वाई कहेंगे तो टू वॉल्यूम होगा, डी एक्स डी वाई डी जेड कहेंगे तो थ्री वॉल्यूम होगा। तो इन जनरल हम इसे वॉल्यूम एलिमेंट कहते हैं, यानी कि स्मॉल एलिमेंट। डी एक्स एक स्मॉल चीज को रिप्रेजेंट करता है ना, तो डी एक्स डी वाई डी जेड एक स्मॉल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हम इसे वॉल्यूम एलिमेंट कहते हैं। तो सर इसी को हम फिर ओरिएंटेशन के इक्वल कर देते हैं। जी ओरिएंटेशन तो चूंकि जब आप वॉल्यूम डिफाइन करते हैं तो आप क्यूब जो है वो किसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से डिफाइन करते हैं ना। एक्स वाई जेड एक्सेस आपको खींचने पड़ेंगे क्यूब्स की साइड पे। तो जब आप जी एक्स वाई जेड एक्सेस खींचते हैं तो वहां से ओरिएंटेशन आ जाती है कि एक्स वाई जेड एक्सेस आपने क्लॉकवाइज खींचे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज खींचे हैं। जी सर। और इसी को फिर वन फॉर्म भी कह देंगे या जी टू जी फॉर्म जो भी। जी जी। डी एक्स वन फॉर्म होता है, डी एक्स डी वाई टू फॉर्म होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड थ्री फॉर्म होता और सर ये dx dy इज इक्वल टू r dr d थीटा, ये नहीं समझ आई थी। है। या डी एक्स डी, जब आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो जो वॉल्यूम एलिमेंट है उसके साथ जिकोबियन का डिटर्मिनेंट लगेगा।
तो जो जी एक्स वाई को आर थीटा में मैपिंग कन्वर्ट करके उसके जैकोबियन का डिटर्मिनेंट आर है, इसलिए dx dy r dr d थीटा के बराबर हो जाता है। या सर हम dx जो dy निकाल के और dr d थीटा निकाल के इसको इक्वल भी करके हम निकाल रहे नहीं नहीं, बाज हैं। का तो होता ही है कि आपने जब इंटीग्रेशन भी की होगी तो बाज का तो आपकी इंटीग्रेशन इजी हो जाती है, आप ट्रांसफॉर्म करते हैं वेरिएबल ना, आप डायरेक्ट हो सकता है एक्स वाई वेरिएबल में सॉल्व ना हो रही हो, आर थीटा में जल्दी सॉल्व हो जाए, डायरेक्ट कोई फार्मूला लग जाए, तो इसलिए बाज का आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो जब आप इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम एलिमेंट भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक सर। तो सर जीरो क्यूब में जो हम कहते हैं जीरो क्यूब में एक सिंगल पॉइंट होता है और उस सिंगल पॉइंट की कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, लेकिन हम फिर उसकी उसी को ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन +1 या -1 हम लिखते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जिस तरह हम एम्प्टी सेट डिफाइन करते हैं ना, ये स्पेसिफिकली हमने डिफाइन किया, ये उस डेफिनेशन के तहत नहीं आएगा जो नॉर्मल पी क्यूब की डेफिनेशन है, ये स्पेशल डेफिनेशन इसके इम्प्लीमेंट होगा, एम्प्टी सेट पे स्पेशल डेफिनेशन होती है। सर ट्रिवियली हम मतलब खुद से उसको असाइन कर रहे हैं, खुद से असाइन कर रहे हैं ओरिएंटेशन या देखें, +1 या जब हम वन क्यूब लेते हैं ना, वन क्यूब की तो हमें समझ आती है कि वो एक लाइन सेगमेंट बनता है ए से बी तक, ठीक है, जी लेकिन उसकी जो बाउंड्रीज है वो पॉइंट्स बन रहे होते हैं ना, तो हमने इन जनरल कहा है कि जो क्या उसे कहते हैं बाउंड्रीज होंगे या जो फेसेस होंगे वो एक लेस क्यूब बन जाएगा, तो वन क्यूब के फेसेस फेसेस चूंकि पॉइंट्स बन रहे हैं तो वो जीरो क्यूब बनने चाहिए बाई द सेम एनालॉजी, कि उसी तरह से जिस तरह से टू क्यूब का वन क्यूब बनता है तो वन क्यूब का फिर जीरो क्यूब बनना चाहिए, इसलिए हम पॉइंट को जीरो क्यूब से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक सर। लेकिन सर उसके आगे जो फेसेस हमने बनाए हैं अल्फा डी यू वन, वन क्यूब हाँ का हाँ, फेस उसको डिफाइन किया आगे अल्फा B1 -1 और अल्फा B1 + C1 1। जी जी, सर ये किस तरीके के लिए, क्या क्या ये आपने समझ नहीं दोबारा आया। बोलिए। सर हमने कहा था ना कि द जीरो फेसेस ऑफ ओरिएंटेड वन क्यूब अल्फा डी हाँ यू हाँ, वन डी डिफाइंड यू बाय वन तो अल्फा। उसकी ओरिएंटेशन है ना, डी यू वन डब्ल्यू जो होता है वो वॉल्यूम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना, तो डी यू वन तो उसका वॉल्यूम एलिमेंट है, ठीक है, जी डब्ल्यू की जगह पे डी यू वन लिखा है, अल्फा कॉमा डी यू वन। जी आगे। सर आगे लेकिन हम जो फेसेस डिफाइन किए हैं वो नहीं समझ आया कि अल्फा B1 -1 और अल्फा ऑफ B1 + C1 1 हाँ, अब दो आपने फेसेस। उसको कहा है ना कि दो फेसेस हमने डिफाइन किया, तो एक को हमने कहा अल्फा ऑफ वी वन, उसके साथ +1 ओरिएंटेशन लिखी, और एक अल्फा ऑफ V1 -1 ओरिएंटेशन के साथ, यानी कि दो, जो +1 के साथ वो राइट साइड वाला बड़ा पॉइंट आएगा, -1 ओरिएंटेशन वाला लेफ्ट साइड वाला छोटा पॉइंट आएगा। सर ये बस फेसेस को शो कर रहे हैं कि अल्फा ये B1 लेफ्ट फेसेस को फेस शो होगा। कर रहे हैं, जो उसके यानी कि एंड पॉइंट्स को शो कर रहे हैं, फेसेस को लिखा है बस, नोटेशन है और उसकी सर लिखने। जी सर, और सर जो फेसेस की हमने ओरिएंटेशन बनाई है वो हमने आगे यूज़ तो किसी मेथड में नहीं नहीं नहीं, की। यूज फेसेस की ओरिएंटेशन यूज नहीं हुई कहीं पे, लेकिन हमें ओरिएंटेशन की जरूरत इंटीग्रेशन में पड़ती है ना, अगर हम ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसलिए जी ओरिएंटेशन को हमने डिफाइन कर लिया अपनी समझ के। जी सर। और सर जो हमने ठीक है, 3 क्यूब बनाया था उसमें हमने अल्फा 2 1 फेस जो बनाया था उसमें θ1 जब हम पाई रखते हैं तो जो फेस आता है जी वो -R00 आता है। टू पाई रखते हैं जी, 0 से नहीं 2 सर पाई था ना थी। वो θ2 था ना सर, θ1 हम्म, था वो 0 से पाई था। अच्छा, जो आप, ठीक है, थीटा 1 थीटा 2 जी, 0 से पाई है। जी सर। सर उसमें जब हम अल्फा 2 1 फेस फाइंड करते हैं तो हमें θ1 पाई रखते हैं, तो जी पाई जब रखेंगे तो कॉज के अंदर जब पाई रखेंगे तो माइनस साइन देगा तो -R00 आएगा, लेकिन वहाँ पे आपने R00 लिखा हुआ था। वो माइनस उसकी ओरिएंटेशन में हम ले गए ना, जी ओरिएंटेशन को जो अपोजिट कर दिया हम। सर बेशक साइन अपोजिट ना करें ओरिएंटेशन शो कर दें क्या करें। ओरिएंटेशन अपोजिट कर दें तो वो उसकी नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। ठीक। चलें जी, नेक्स्ट आज हम थोड़ा सा लेक्चर लेंगे, क्योंकि मुझे एक असल में जनाजा पढ़ना है असर के बाद, तो एक लेक्चर आज पढ़ेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम दो चीजें कर लेंगे। तो आज जो हमने चीज पढ़नी है दैट इज रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म्स, और हमने वो चीजें पढ़ी, पहले हमने जो है फॉर्म्स पढ़ी, और फिर हमने कहा कि हमने जो है क्यूब्स पढ़े और चेन्स पढ़ी, क्यूबिकल चेन्स पढ़ी। सर आज आपकी हम आवाज इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म्स, जी अब आ रही है? हाँ सर आपकी ये थोड़ी पंखा कट मेरे रही पीछे चल रहा है, हेलो सर आपकी आवाज कट रही मैं है पंखा चल रहा है वो बंद कर देता हूं।
अब आ रही है आपको आवाज? जी सर। सर हाँ जी, पूरी डिस्कशन में आती रही है, बस लेक्चर शुरू होते। बहरहाल वो पंखा चल रहा था बैकग्राउंड में, वो मैंने बंद कर दिया। तो लेट थीटा बी अ पी फॉर्म ऑन अ मैनीफोल्ड एम, यानी कि हम कहते हैं कि एक मैनीफोल्ड एम है, उसके ऊपर कोई पी फॉर्म है जिसको थीटा के नाम से हमने डिफाइन किया। एंड लेट अल्फा डब्ल्यू बी एन ओरिएंटेड पी क्यूब, और उसके ऊपर हमने एक पी क्यूब डिफाइन किया जो कि अल्फा पी क्यूब है और डब्ल्यू उसकी ओरिएंटेशन है। दैट इज अल्फा इज अ मैपिंग फ्रॉम यू टू एम, जो वेयर यू इज अ रेक्टिलिनियर पी क्यूब। तरीकाकार हम क्या इख्तियार करेंगे? देन वी पुल बैक थीटा टू यू। तरीकाकार ये होगा कि हम थीटा को यू के अंदर लेके आएंगे, यानी जो मैनीफोल्ड के ऊपर थीटा है उसको पुल बैक करेंगे और यूक्लिडियन स्पेस के अंदर लेके आएंगे। वी पुल बैक थीटा टू यू बाई अल्फा टू गेट अ पी फॉर्म अल्फा स्टेरिक थीटा। तो हम एक नई पी फॉर्म बनाएंगे अल्फा स्टेरिक थीटा, जो कि यूक्लिडियन स्पेस पे डिफाइन हो रही होगी। इन कोऑर्डिनेट्स, अगर हम यूक्लिडियन स्पेस पी डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस लें तो उसके पी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होंगे u1 u2 अप टू सो ऑन up। तो उसकी ओरिएंटेशन या होगी प्लस u1 u2 अप टू सो ऑन du1 du2 अप टू सो ऑन dup, या होगी माइनस du1 du2 अप टू सो ऑन dup। तो ये जो इन कोऑर्डिनेट्स, ये जो w है, this forms a basis for p forms on the Euclidean space Rp। therefore हम ये कहते हैं कि जो अल्फा स्टेरिक थीटा होगा वो एक पी फॉर्म को चूंकि रिप्रेजेंट करता है इन यूक्लिडियन स्पेस, तो वो f इंटू, और पी फॉर्म लिखी जाती है f इंटू du1 du2 अप टू सो ऑन dup। तो हम कहते हैं कि ये अल्फा स्टेरिक थीटा fw की फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। इफ वी डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट सच दैट, अगर हम कोई ऐसी इनर प्रोडक्ट डिफाइन करें जिसमें w को जब w के साथ इनर प्रोडक्ट करें p के हिसाब से तो वो 1 आए, तो अल्फा स्टेरिक थीटा कॉमा w इन इनर प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगी, अल्फा स्टेरिक थीटा की वैल्यू पुट करेंगे fw, तो fw कॉमा w। तो f चूंकि रियल ये इनर प्रोडक्ट जो है लीनियर होती है और लीनियर जो है कोफिशिएंट को बाहर कर देता है, f बाहर आ जाएगा, w कॉमा w इनर प्रोडक्ट, और w कॉमा w इनर प्रोडक्ट तो 1 के बराबर है, तो ये f के बराबर आ जाएगा। तो एक्चुअली f आपके पास आ जाएगा अल्फा स्टेरिक थीटा कॉमा w इनर प्रोडक्ट p। तो ये फंक्शन f इस तरह से फाइन कर लेंगे। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे बेसिकली थीटा को ओवर अल्फा w, तो इसका मतलब ये होगा कि हम अल्फा स्टेरिक थीटा कॉमा w को u के ऊपर इंटीग्रेट करें, जो कि रेक्टिलिनियर p क्यूब है। तो ये तरीकाकार हम फॉलो करेंगे। ये जनरल तरीकाकार मैंने लिख दिया है, एग्जांपल से आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा कि कोई इसमें मुश्किल बात नहीं, हम आसानी से ये परफॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर करें एक सर्कल है S1, जो कि आपको पता है कि एक वन मैनीफोल्ड है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई सच दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये उसकी डेफिनेशन है। और अगर मैं इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन इसकी लिखूं तो ये यूनिट सर्कल की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है वो अल्फा ऑफ यू इज इक्वल टू कॉस यू साइन यू होगा, और यू जो है 0 से 2 पाई तक जाता है तब ही सर्कल कंप्लीट होता है। तो ये उसकी पैरामीटराइजेशन है कि अल्फा ऑफ यू जो है, यानी कि अगर मैं उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखूं तो वो कॉस यू कॉमा साइन यू बनता है। अगर मुझे गिवन है वन फॉर्म थीटा, थीटा एक वन फॉर्म गिवन है जो एक्स डी वाई माइनस डी वाई डी एक्स है, तो मैं तरीकाकार ये है कि मैं इस थीटा को पुल बैक करूंगा यूक्लिडियन स्पेस के अंदर, तो मैं अल्फा स्टेरिक थीटा लूंगा। अल्फा स्टेरिक थीटा का मतलब है कि एक्स वाई को यू वेरिएबल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लें, तो एक्स को पुट कर दें कॉस यू, y को पुट कर दें साइन यू, तो ये d ऑफ साइन यू हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू साइन यू और x की वैल्यू cos यू, तो d ऑफ cos यू। तो डेरिवेटिव का मतलब है कि साइन का डेरिवेटिव cos यू और u का डेरिवेटिव du। सिमिलरली cos यू का डेरिवेटिव माइनस साइन यू और u का डेरिवेटिव du, तो ये cos स्क्वायर यू du प्लस साइन स्क्वायर यू du इज इक्वल टू du के इक्वल बच जाएगा। जब मैं अल्फा स्टेरिक थीटा कॉमा du, क्योंकि वन डायमेंशनल का जो w है वो du के बराबर होगा, तो अल्फा स्टेरिक थीटा कॉमा du इनर प्रोडक्ट 1 लूंगा, तो ये उस फंक्शन के बराबर आएगा जिसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया था कि दिस विल बी इक्वल टू द फंक्शन। तो ये जो है हम इसमें अल्फा स्टेरिक थीटा की वैल्यू पुट करें जो du के बराबर है, तो वो आ जाएगा du कॉमा du
इनर प्रोडक्ट 1, ये ऑलवेज है 1, तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ थीटा ओवर अल्फा डी यू विल बी इक्वल टू, चूंकि ये जो 1 क्यूब है जो कि रियल लाइन के ऊपर बनता है, वो रियल लाइन के ऊपर ये 0 से 2 पाई बन रहा है, तो ये 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेशन होगी ऑफ अल्फा स्टेरिक थीटा कॉमा डी यू इनर प्रोडक्ट 1। डी म्यू 1 का मतलब है कि ये इसकी इंटीग्रेशन है, आपने 1 डायमेंशनल इंटीग्रेशन है। डी म्यू 2 होगा तो ये वॉल्यूम एलिमेंट 2 डायमेंशन का आएगा, डी म्यू 1 है तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा जो डी यू है। तो जब इसकी इंटीग्रेशन आप परफॉर्म करेंगे तो थीटा अल्फा डी यू हो जाएगा 0 to 2 पाई, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की विच इज डी यू, 0 से 2 पाई को जब डी यू को इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2 पाई आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने बेसिकली इंटीग्रेशन यूक्लिडियन स्पेस पे ही परफॉर्म की, लेकिन रिजल्ट आपको मैनीफोल्ड के ऊपर मिला। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है कि अगर आप एक स्फीयर लें एक्स वाई जेड साइड दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये यूनिट स्फीयर है जो कि पैरामीटराइज होता है अल्फा डी यू डी वी से, और इसकी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स आपको पता है, चूंकि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसको पैरामीटराइज करने के लिए 2 आपको पैरामीटर्स चाहिए u और v, सच दैट अल्फा ऑफ u v होता है cos u sin u cos v sin u sin v। ये बेसिकली वही जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस है। वहां थीटा फाई में लिखते हैं, यहाँ u v में लिखा हुआ है, और r नहीं लिखा क्योंकि r तो डिफाइंड है कि वो यूनिट स्फीयर है, जिसमें u जो है वो 0 से पाई तक वेरी करता है और v जो है 0 से 2 पाई तक इसकी लिमिट है। तो ये आपने इसको बेसिकली R2 के ऊपर मैप कर दिया। तो अब अगर आपको कोई 2 फॉर्म दी हुई है से थीटा, अगर 1 फॉर्म दी हो तब भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये 2 फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, थीटा इज इक्वल टू एक्स डी वाई डी जेड, ये गिवन होगी, प्लस वाई डी जेड डी एक्स प्लस जेड डी एक्स डी वाई, और वो कहता है कि इसको इंटीग्रेट करें। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप इसको अल्फा स्टेरिक थीटा निकालेंगे, मींस कि आप इसको पुल बैक करेंगे। पुल बैक करने का मतलब है कि आप इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और z की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है cos u जो x कोऑर्डिनेट है, y की वैल्यू है sin u cos v y कोऑर्डिनेट है, और z की वैल्यू है sin u sin v। ये वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। आगे डेरिवेटिव लिया, ये 2 का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगेगा, sin का डेरिवेटिव cos v एज इट इज प्लस sin एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस sin। ये इस तरह से u इंटू वी रूल लग के सारे डेरिवेटिव लेके आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जहां पे डी यू आ जाएगा या डी वी आ जाएगा, हमें पता है कि 2 एक जैसे आ जाए तो वो 0 होते हैं, तो वो 0 हम ले लेंगे, और जहां पे डी यू आएगा हम उसे माइनस डी वी लिख लेंगे। तो आप सिंप्लीफाई करते हुए आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये सिंप्लीफाई होकर रह जाता है साइन यू डी वी। तो अब जब आप थीटा को इंटीग्रेट करना चाहते हैं ओवर अल्फा डी वी, तो बेसिकली आप इंटीग्रेट करेंगे साइन यू डी वी को ओवर द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से पाई 0 से 2 पाई। u की लिमिट जो है ये आप देख लें, इधर जो हमने ऊपर डिफाइन किया, u की लिमिट 0 से पाई है, तो इसलिए डी बाद में है तो 0 से पाई लिमिट पहले होगी, 0 से 2 पाई लिमिट बाद में होगी। जब आप इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे साइन यू डी यू की, तो आपको आंसर मिलेगा 4 पाई। तो हमने इस तरह से ये भी एक इंटीग्रल सॉल्व कर लिया मैनीफोल्ड के ऊपर आसानी के साथ, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। डी म्यू 2 है, डी म्यू 2 का मतलब है, आप मेरे ख्याल में कोर्स आप नहीं पढ़ रहे मेयर का, वरना मैं आपको बताता कि ये एक मेयर होती है, ठीक है। तो डी म्यू 2 का मतलब है कि ये वॉल्यूम एलिमेंट है, 2 वॉल्यूम है। 2 वॉल्यूम जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर dx dy से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ हम uv कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो du dv से रिप्रेजेंट, ठीक है सर। अल्फा जो है वो हमें मैनीफोल्ड में लेके जाती है मैपिंग, लेकिन जब हमने वापस यूक्लिडियन स्पेस में आना होगा तो अल्फा इनवर्स मैपिंग नहीं होगी। वही अल्फा स्टेरिक का मतलब यही है ना कि आपने इनवर्स ही है ना, यानी कि आपने u और v की x और y की वैल्यू पुट की, x y z जो है वो मैनीफोल्ड के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपने x y की वैल्यू पुट की तो आप उस जो है R2 के अंदर चले गए। बेसिकली uv के अंदर जाने का मतलब है आप यूक्लिडियन स्पेस में चले गए, ठीक है सर। ये अल्फा इंटीग्रेशन हुई है सर, ये भी हमें अब मैनीफोल्ड में मिली है या फिर ये यूक्लिडियन स्पेस? देखें, इंटीग्रेशन हमने जो परफॉर्म की है ये इंटीग्रेशन हमने यूक्लिडियन स्पेस में परफॉर्म की है, लेकिन जो रिजल्ट है वो बेसिकली मैनीफोल्ड के ऊपर थीटा की इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। मैंने जब हमने DG2 शुरू की थी उसी वक्त मैंने आपको ये बताया था कि DG2 में हम तरीकाकार यही इख्तियार करेंगे कि
घुमा फिरा के चीज को उस जगह पे लेके आएंगे जहां मैं शेयर हूं, जहां मैं अपनी सारी कैलकुलेशंस करना जानता हूं। तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि मैं चीजों को खींच के कोई मैपिंग लगा के उसको यूक्लिडियन स्पेस में ले आऊं और यूक्लिडियन स्पेस में उसको सॉल्व करूं और वापस ले जाऊं। तो यहाँ तो चूंकि सीधा सीधा रिजल्ट है कि ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल होने का मतलब है कि अगर मैंने इसको सॉल्व कर लिया तो बेसिकली इसका रिजल्ट मिल गया मुझे। जी। और सर जो पैरामीटराइज कर रहे हैं हम, जी पैरामीटराइज तो हम पी क्यूब को कर रहे हैं, इसको ये मैनीफोल्ड को पैरामीटराइज कर रहे हैं ना, कि मैनीफोल्ड को अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हवाले से देखें तो वो किस तरह से ड्रॉ होगा, तो उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमें लिखनी पड़ेंगी। सर ये जो हम कह रहे हैं कि इस अल्फा डी यू डी वी से हम पैरामीटराइज कर रहे हैं, जी और जी ऊपर अल्फा डी यू हमने कहा था। जी जी अल्फा डब्ल्यू है ना बेसिकली, ये डब्ल्यू है, ये जो है ना, ये जो चीज डी यू डी वी लिखी हुई है ये बेसिकली ओरिएंटेशन है डब्ल्यू, ठीक है। और डब्ल्यू बेसिकली वॉल्यूम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने डब्ल्यू की जगह डी यू डी वी लिखा हुआ। तो सर इससे कैसे पैरामीटराइज, यानी कि आप देखें, आपने जब लास्ट लेक्चर में पढ़े थे हमने कि पी क्यूब डिफाइन किए थे, तो हम पी क्यूब को अल्फा मैपिंग से ही लेके जाते थे ना। वो जो अल्फा मैपिंग है, वो अल्फा मैपिंग ये दी हुई है अल्फा ऑफ यू वी इसके बराबर। बेसिकली ये उस पी क्यूब की डेफिनेशन है जो पी क्यूब ऐसे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। कि ये जो पी क्यूब है, जो आपको रेक्टिलिनियर पी क्यूब 0 से पाई और 0 से 2 पाई एक रेक्टेंगल बनती थी, वो रेक्टेंगल मैनीफोल्ड के ऊपर इस तरह से बनेगी, इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो। ये तो रेक्टेंगल बन 0 से पाई 0 से 2 पाई, अगर आप ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे यू रखें, वाई एक्सिस पे वी रखें, तो ये एक रेक्टेंगल बनती है 0 से पाई और 0 से 2 पाई लेंथ। जी सर लेकिन पैरामीटराइज हम इससे कैसे कर सकते हैं, जैसे अल्फा टू डी यू डी वी, अभी हमें अगर सिर्फ S2 दिया हो तो हम कैसे ये पैरामीटराइज्ड बाय अल्फा है बेसिकली ना, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है। आपको कोई ऐसी चीज दी होगी जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको पता होंगी, आप निकाल सकते हैं ना इजीली पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। सर इसकी पूछ रहे हैं कि कहाँ से निकलेगी, हमें किस तरह पता, ड्राइव कहाँ से करेंगे? यार ये तो स्फीयर के लिए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स तो वैसे ही पता है ना हमें, मैंने कोई ऐसी एग्जांपल तो आपको करानी नहीं है कि जो कहीं और से निकले हैं, ठीक है। वैसे भी ये तरीकाकार इसका यही होता है कि जो आप जब कोऑर्डिनेट लेते हैं ना, तो आप ये एंगल है ना दो, बेसिकली यू भी एक एंगल है और वी भी एक एंगल है। 0 से पाई और 0 से 2 पाई होने का मतलब ये है कि ये एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब आप एंगल्स लेते हैं तो जो z एक्सिस के साथ अगर यानी कि कोई पोजीशन वेक्टर है p पॉइंट है, उसको ओरिजिन से मिलाएं, एक लाइन बनती है, तो वो जो z एक्सिस के साथ एंगल बनाती है वो बनता है u, ठीक है। जो 0 से पाई तक जाता है ना, वो z एक्सिस के साथ एंगल बनता है। और जो दूसरा एंगल है कि जब उसकी इमेज आप गिराएंगे एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो वो इमेज जिस पॉइंट पे गिरती है, वो इमेज जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, वो वी एंगल बनता है। तो ये आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बेसिकली यू और वी इज नथिंग, दे आर एंगल्स एक्चुअली, ठीक है। और सर यहाँ पे R1 है, रेडियस तो 1 है ना, यूनिट स्फीयर है, ठीक है जी। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं है बल्कि यूनिट स्फीयर है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स तो 3D में होते हैं ना, आर क्यूब के कोई लिखते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह से 3 स्फीयर की भी एक एग्जांपल मैंने आगे की हुई है। द 3 स्फीयर, ये 3 स्फीयर डिफाइन किए हुए। 3 स्फीयर जो है वो 4 कोऑर्डिनेट से डिफाइन होगा, और वो होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पे आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। और अल्फा जो पैरामीटराइज किया वो बन जाती है cos u sin u cos v sin u sin v cos w sin u sin v sin w। ये अगर मैं 4 स्फीयर लिखना चाहूं तो वो भी आप इजीली लिख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। वो जो है cos u से स्टार्ट होगा, आगे sin u cos v इसी तरह से आगे चलता हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी 2 लिमिट्स, u और v की लिमिट्स 0 से पाई तक है और w की लिमिट 0 से 2 पाई तक है। तो ये एक्चुअली एक यूक्लिडियन स्पेस के अंदर एक क्यूब बनता है जिसकी एक डायमेंशन 0 से पाई है, दूसरी डायमेंशन भी 0 से पाई है, तीसरी डायमेंशन 0 से 2 पाई है। और इसको हम पैरामीटराइज करते हैं, इसके ऊपर जो पी क्यूब डिफाइन करते हैं, मैनीफोल्ड के ऊपर लेके जाते हैं, वो ये मैपिंग है अल्फा। और थीटा अगर हमें गिवन हो, ये जिस तरह एक्स डी वाई डी जेड डी डब्ल्यू एक 3 फॉर्म गिवन है,
इसको इंटीग्रेट करना है तो तरीकाकार वही होगा कि अल्फा स्टेरिक थीटा निकालना है, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की, जेड की, डब्ल्यू की, ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, या तीन का प्रोडक्ट आ रहा है, पहले का डेरिवेटिव दूसरे दो एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला तीसरा एज इट इज, ये सारा फॉर्मूला इस पे लगेगा। तो ये जब आप डेरिवेटिव्स लेके सिंप्लीफाई करते हुए ये एक एक्सप्रेशन आपके पास बन जाता है, ठीक है। ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन बनता है, मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, यू कैन इंटीग्रेट इट। फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले W से इंटीग्रेट होगा और इसके अंदर W नहीं है कहीं भी, तो इसका मतलब है 2 पाई आ जाएगा। फिर ये V से इंटीग्रेट होगा, तो V में अगर आप देखें तो cos स्क्वायर V और sin V है, तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin V मौजूद है, तो ये माइनस cos क्यूब U बटा 3 आ जाएगा। यानी कि मैंने इसलिए इंटीग्रेट नहीं किया कि ये इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, करना चाहें तो ना भी इंटीग्रेट करें, यहां तक भी लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये यूक्लिडियन स्पेस की इंटीग्रेशन आ गई है, और वो इंटीग्रेशन आप इन एनी केस परफॉर्म कर ही लेंगे। तो इस तरह का कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाएगा रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म्स। हो सकता है मैं कोई ऐसा मैनिफोल्ड दे दूं ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी हो, लेकिन होगा ये आसान सा काम, ठीक है सर। यहाँ पे जैसे डिफाइन कराई है सर, जी यू वी डब्ल्यू की जो लिमिट आपने डिफाइन कराई है सर, जी वो खुद से डिफाइन कराई है यार। स्फीयर के लिए ये डिफाइंड है लिमिट्स, आप स्फेरिकल पोलर को पढ़ेंगे ना 2 स्फीयर के लिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा। उन एक दफा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ लें, अगर आपको नई बात समझ आती तो मैं वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसकी पिक्चर सामने खोल के कहीं से नेट से, तो आई विल एक्सप्लेन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। लेकिन आप एक दफा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स खुद पढ़ लें तो आपको उसकी लिमिट्स का भी अंदाजा हो जाएगा कि इसकी लिमिट्स ऐसे क्यों होती, ठीक है सर। ये हम पैरामीट्रिक इक्वेशन ले रहे हैं 3 एग्जांपल में, इसका बता दें सर। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब ये है कि आप उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर किस तरह से देखते हैं, यूक्लिडियन स्पेस के अंदर किस तरह से देखते हैं, आप उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इन द वेरिएबल्स ऑफ द यूक्लिडियन स्पेस। तो वो जो यूक्लिडियन स्पेस के वेरिएबल्स होते हैं वो हम कहते हैं कि वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो उसकी सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली तो आपका जो स्फीयर है वो 3D में ड्रॉ होता है ना, इनके 3 डायमेंशंस चाहिए उसको देखने के लिए, लेकिन एक्चुअली वो जो स्फीयर है वो फुटबॉल की जो सरफेस है, अगर मैं उसको काट के खोल दूं तो वो एक शीट बन जाती, ठीक है। तो इसलिए वो शीट जो है 2 डायमेंशनल में देखी जाती है। तो इसका मतलब है कि उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 पैरामीटर ही काफी है, इसलिए हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस ले रहे हैं। जी सर। सर ये जो S3 में हमने कर्व बनाई है जी सर, जी इसमें कैसे बनाई है? स्फेरिकल में तो एक्स वाई जेड के लिए हम बना लेते हैं। हाँ, तो इसके लिए भी बिल्कुल उसी तरह से आप, यानी कि उसी की जनरलाइजेशन है ना, आप इसको देखें, इसमें और उसमें क्या फर्क है। कॉज यू साइन यू कॉज वी साइन यू साइन वी, ठीक है। जब एक वेरिएबल का इजाफा होगा तो वो लास्ट जो नया वेरिएबल है, यहां पे देखें एक वेरिएबल का सिंपल था पहले, तो पहले क्या था, कॉज यू साइन यू था जब 1 स्फीयर की बात थी। ये देखें कॉज यू साइन यू था। जब एक वेरिएबल का इजाफा हुआ तो एक कोऑर्डिनेट का भी इजाफा हुआ, एक वेरिएबल का इजाफा हुआ तो एक कोऑर्डिनेट का इजाफा हुआ, तो वो किस में चला गया, कॉज यू तो अपनी जगह कायम रहा, साइन यू के साथ नया वेरिएबल आया, साइन यू के साथ नया वेरिएबल क्या आया, कॉज वी साइन वी। इसी को जब मैं अगले स्टेप में तो क्या आएगा, कॉज यू एक वेरिएबल का इजाफा हो जाएगा, से डब्ल्यू का इजाफा होगा, तो वो क्या आएगा, कॉज यू अपनी जगह पे, साइन यू कॉज वी अपनी जगह पे, लास्ट पे इजाफा होगा साइन यू साइन वी अपनी जगह पे, कॉज डब्ल्यू का इजाफा होगा, कॉमा एक वेरिएबल का इजाफा होगा, साइन यू साइन वी साइन डब्ल्यू, यानी कि कॉज डब्ल्यू और साइन डब्ल्यू का इजाफा होगा। ये देख लें, यहाँ पे आंखें बंद करके मैंने बोला है, यहाँ पे आपने देखा है कि ये cos W और sin W का इजाफा हुआ। अगर मैं 4 स्फीयर लिखना चाहूं तो 4 स्फीयर के कोऑर्डिनेट, और मैं कहता हूं कि वो जो अगला वेरिएबल है वो से W1 है, क्योंकि अब नाम खत्म हो गए मेरे पास, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा cos U sin U cos V sin U sin V cos W sin U sin V sin W cos W1 साइन यू साइन वी साइन डब्ल्यू साइन W1, तो ये 5 हो जाएंगे। इसी को देख के मैं लिख सकता हूं अगला। ठीक है सर, क्लियर होगी बात। तीनों को आप एग्जामिन करें ना तो आप लिख लेंगे अगला आसानी से, 4 स्फीयर भी, बल्कि आप असाइनमेंट के तौर पे लिखें, ठीक है। सर एक ये चीज पूछनी थी कि अगर हमारे पास 0 हो, इसके ऊपर हम चाहे जो भी ऑपरेटर अप्लाई कर लें, डी कर लें, बी या नंबर साइन या स्टेरिक,
तो वो 0 ही रहेगा। जीरो क्या चीज है? सर वैसे अगर 0 आंसर आ जाए, हमने किसी वन फॉर्म के ऊपर थीटा या डी ऑपरेट किया है तो 0 आंसर आया है। अब वन हमने इसके फॉर्म ऊपर डायरेक्ट, वन फॉर्म के ऊपर डी ऑपरेट करेंगे तो टू फॉर्म आएगी। नहीं सर हमने कुछ किया था तो वो 0 आंसर आ गया था, लेकिन अब उसके ऊपर हमने बाकी ऑपरेटर भी अप्लाई कर रहे हैं। नहीं, जीरो तो एक स्केलर है ना। जी जीरो तो एक स्केलर है। वन फॉर्म के ऊपर तो जब आप डी ऑपरेट करते हैं तो टू फॉर्म आनी चाहिए। नहीं सर कुछ और ऑपरेट किया था लेकिन आंसर 0 आ रहा था। वो बस वो मुझे आप भेजें व्हाट्सएप पे, तो मैं फिर आपको उस पर जवाब दूंगा कि आपने क्या किया। मैं देखूंगा तो मुझे आइडिया होगा ना। ठीक है, चलें ठीक है। वो मुझे आप भिजवाइएगा तो मैं वहीं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा कल किसी टाइम। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन जी? अगर कोई सवाल नहीं है तो हम अगला लेक्चर भी मैंने आज पढ़ाना था, लेकिन वो अभी भी मुझे इतला मिली है कि जानने वाले की वालदा फौत हो गई और 5 बजे जनाजा है, तो इस वजह से वो अगला लेक्चर मैंने अगली दफा पे पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, तो इनशाला जो हमारी नेक्स्ट वीक में क्लासें होंगी, ठीक है, उसके बाद ईद की छुट्टियां देखी जाएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह सर। ठीक है सर। चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।